एडवोकेट महेंद्र सिंह कौशल जी से जानेंगे कि जैसे हम ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो खरीदते समय हमें किन किन चीज़ों का, किन किन कानून का, किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी जाल में ना फंसें और अच्छी ज़मीन को अच्छे दामों में और अच्छे तरीके से खरीद सकें। कौशल साहब आ रहे हैं। कोई भी संपत्ति हम अगर क्रय करने जाते हैं तो सर्वप्रथम तो उस संपत्ति के विषय में पूर्ण रूप से उसकी छानबीन कर लेना चाहिए, सर्च करा लेना चाहिए कि वो संपत्ति विक्रेता जो बेच रहा है संपत्ति को उसके पास किस तरह से, किस रूप में आई है, उसे प्राप्त कहाँ से हुई है, उसकी जानकारी पहले पूरी उठा लेनी चाहिए। उसके लिए सर्च करा लेनी चाहिए, पुरानी रजिस्ट्रियाँ निकलवाते हैं, सर्च होता है, उस पर कोई प्रॉपर्टी के ऊपर, संपत्ति के ऊपर कोई विवाद तो नहीं है, वाद विवाद नहीं चल रहा है, इसकी जानकारी पूरी ले लेनी चाहिए। स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य के विषय में पूर्ण रूप से संपूर्ण जानकारी अपन को एकत्रित करना चाहिए। और खसरा 1959 से लेकर वर्तमान वर्ष तक का खसरे अपन को जांच करना चाहिए। ये 1959 का खसरा इतना महत्व क्यों रखा जाता है? मैं अधिकतर सुनता हूँ कि जब भी जमीन की बात होती थी तो सन 1959 का खसरा जरूर चर्चा में आता है। 1959 का खसरा इसलिए महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता मध्य प्रदेश में वर्ष 1959 में लागू हुई थी और तभी से कृषि भूमि के ऊपर जो प्रावधान लागू होते हैं वो MPLRC मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के लागू होते हैं। उसी के अनुसार डायवर्सन अनुमतियां सारी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के प्रावधानों के अनुसार ही होती है। इस कारण से वर्ष 1959 का खसरा अति महत्वपूर्ण होता है। उसमें यह देखा जाता है कि वर्ष 1959 में जो हम कृषि भूमि क्रय कर रहे हैं उसकी स्थिति क्या थी, उसकी कैफियत की जानकारी ली जाती है कि वह कृषि भूमि पट्टे की तो नहीं थी, शासकीय तो नहीं थी उस समय। इस कारण से वर्ष 1959 का खसरा अति महत्वपूर्ण है। उसको अवश्य निकलवा लेना चाहिए, देख लेना चाहिए वर्ष 1959 के खसरे को। और उसके बाद भी वर्तमान वर्ष तक के निरंतर खसरे भी अपन को देखना चाहिए। और कोई विशेष बात जो इसके अलावा यदि वह संपत्ति उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुई है पैतृक, तब ऐसी स्थिति में जो भी उत्तराधिकारी हैं, विक्रय की जा रही कृषि भूमि हो या और भी कोई संपत्ति हो किसी भी तरह की, तो जितने भी उत्तराधिकारी हैं वैधानिक, उन सभी की सहमति अति आवश्यक है ताकि भविष्य में किसी प्रकार का कोई विवाद खड़ा ना हो। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि पैतृक संपत्ति है तो जितने भी उत्तराधिकारी हैं उन सभी की सहमति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जैसे कृषि भूमि आप क्रय करने जा रहे हैं तो अपने प्राइवेट सर्वेयर से उसकी चतुर्सीमा की जांच कर लेनी चाहिए कि नक्शे में और आधिपत्य में जमीन की स्थिति क्या है, वो भी क्लियर करना अति आवश्यक है। और अगर किसी नाबालिग के नाम पे ज़मीन है तो और उसके संरक्षक के रूप में उसके पिता या माँ है तो उस ज़मीन का रजिस्ट्री या एग्रीमेंट कैसे करें? उसके लिए न्यायालय के द्वारा अनुमति प्राप्त करनी होती है। न्यायालय में केस फाइल करना होता है, नाबालिग का हित देखा जाता है। न्यायालय ये देखेगा कि नाबालिग के हित में संपत्ति का विक्रय किया जाना आवश्यक है, तब न्यायालय संपूर्ण साक्ष्यों को देखने के बाद में विचारण करने के उपरांत उसकी अनुमति प्रदान करता है। तो नाबालिग अवयस्क की संपत्ति अगर आप ले रहे हैं तो पहले न्यायालय के द्वारा अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र कौशल, आपने इतनी सारी बातें बताई जो हमें नहीं मालूम थी। और ज़मीन के पहले मित्रों यही कहना चाहूँगा कि ये सब सावधानियाँ, ये सब चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए और इनको ध्यान में रखते हुए
ही ज़मीन का आगे सौदा या बातचीत करनी चाहिए। तो वही हम लोग करने जा रहे हैं।